हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे अब तक के सारे वीडियो लेक्चर्स आप लोग ने देख लिए होंगे। अब कोई भी बैकलॉग नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपने देखा, हम लोगों ने सेक्शन 9 स्टार्ट किया था और सेक्शन 9 के अंदर क्लॉज 1 से लेके क्लॉज नंबर 8 तक के प्रोविजंस थे। और उन 1 से लेके 8 तक के प्रोविजंस, दैट इज प्रोविजंस के अंदर हम लोगों ने क्लॉज नंबर 2, क्लॉज नंबर 3, क्लॉज नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लॉज नंबर 5, 6, 7 और 8। फिर उसके बाद वाली क्लास में हम पढ़ेंगे क्लॉज नंबर 1। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लॉज नंबर 5। अब देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्लॉज नंबर 5 में लिखा हुआ है इंटरेस्ट इनकम टू एनआर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि एक एसएससी है, वो एसएससी एक एनआर है और एनआर एसएससी उसने क्या अर्न किया है, हैव अर्न इंटरेस्ट इनकम, हैव अर्न इंटरेस्ट इनकम। अब ये इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहा है और ये इंटरेस्ट इनकम कैसे अर्न कर रहा है, बाय वे ऑफ ग्रांटिंग लोन ऑब्लिक एडवांसेस, लोन या एडवांस देके अब वो क्या अर्न कर रहा है, इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहा है। पर सवाल ये उठता है कि ये लोन या एडवांसेस किसको दिए, बाय ग्रांटिंग ए लोन एडवांसेस टू होम। तो यहां पे अब हम देखेंगे एक एक करके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को दिया गया, या फिर टू रेसिडेंट इन इंडिया, किसी ऐसे व्यक्ति को जो रेसिडेंट है भारत में उसको दिया गया, या फिर किसी नॉन रेसिडेंट को दिया गया, एनआर को दिया गया। मतलब हो ये रहा है, एक एनआर इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहा है और ये इंटरेस्ट इनकम इसलिए अर्न कर पा रहा है क्योंकि उसने लोन या एडवांसेस किसी को दिए हैं। और ये जो लोन और एडवांसेस उसने दिए हैं, किसको दिए हैं, या तो भारत सरकार को दिए हैं, या फिर किसी रेसिडेंट व्यक्ति को दिए हैं, या किसी नॉन रेसिडेंट व्यक्ति को दिए हैं। सपोज उदाहरण के तौर पर मैं एक एनआर हूं, और जब मैं एनआर हूं तो मैंने सपोज आपको लोन दिया, और आपको जब मैं लोन दे रहा हूं या एडवांस दे रहा हूं तो आप मुझे डेफिनेटली इंटरेस्ट दोगे। तो मेरे हाथ में क्या होगी, इंटरेस्ट इनकम। तो एनआर, दैट इज मी, आई एम अर्निंग एन इंटरेस्ट इनकम बाय वे ऑफ ग्रांटिंग ए लोन टू होम। अब आपको जब मैं लोन दे रहा हूं तो आप कौन है, या तो आप भारत सरकार हैं, या आप एक रेसिडेंट व्यक्ति हैं, या आप एक नॉन रेसिडेंट। इन तीनों में से कोई भी एक केस हो सकता है। अब ये देखने के बाद तय किया जाएगा कि जो इंटरेस्ट मुझे मिला आपसे, वो इंटरेस्ट इनकम इंडियन इनकम है या नहीं है, यानी उसको डीम टू अक्रू एज इन इंडिया माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। ये तब तय होगा जब ये पता चलेगा कि ये लोन जो मैंने आपको दिया है तो आप कौन हैं। अगर आप भारत सरकार हैं, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यानी ये हुआ कि एनआर ने लोन या एडवांस दिए हैं भारत सरकार को और भारत सरकार उस पे दे रही है इंटरेस्ट एनआर को। तो यहां पे गवर्नमेंट ऑफ को, तो ऐसे केस में हमें चेक करना पड़ेगा, चेक where the loan is utilized by NR, ये लोन एनआर ने कहां यूटिलाइज किया ये चेक करना होगा। अगर अब जब चेक किया तो पता चला इट इज यूटिलाइज आउटसाइड इंडिया या फिर इन इंडिया। ये लोन को भारत सरकार कहां यूटिलाइज कर रही है, भारत के बाहर या भारत के अंदर। अब ऐसे केस में कहता है wherever it has been utilized, wherever it has been utilized, such interest income to NR will always be deemed to be accrued arise in India. अब देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ। अब साफ अक्षरों में इन्होंने कह दिया कि अगर एक एनआर ने लोन या एडवांस दिया है भारत सरकार को, तो आपको पहले यह चेक करना पड़ेगा कि भारत सरकार ने इस लोन को यूटिलाइज कहां किया। अगर भारत सरकार ये लोन को यूटिलाइज करती है
इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर, चाहे कहीं पे भी यूज करो, जब इंटरेस्ट इनकम मिलेगी एनआर को, ये इंटरेस्ट इनकम एनआर के लिए हमेशा, ऑलवेज, द वर्ड इज ऑलवेज, इट विल ऑलवेज बी डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया, वो हमेशा डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा। तो एक सवाल ये खड़ा होता है, तो फिर ये सेग्रीगेशन क्यों किया कि भारत सरकार ने ये लोन इंडिया में यूटिलाइज किया, इंडिया के बाद जब कहीं पे भी यूटिलाइज करो, ये इंटरेस्ट इनकम एनआर के हाथ में हमेशा डीम टू अक्रू अराइज इंडिया मानी जाएगी। तो ये सेग्रीगेशन सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आगे जो आप सेकंड पार्ट पढ़ेंगे इसमें, दैट इज अगर रेसिडेंट को लोन दिया होता तो क्या होता, एनआर को लोन दिया होता तो क्या होता, तो वहां पे आपके लिए सिमिलर हो जाएगा कि वहां पे भी हमें ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। तो ये सिमिलैरिटी रहेगी तीनों में कि तीनों में हम चेक करेंगे, लेकिन बस फर्क ये है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हम चेक करेंगे कि इंडिया में यूज किया कि इंडिया के बाहर यूज किया, दोनों में कहीं पे भी यूज करो, ये इंटरेस्ट इनकम जब भी एनआर के हाथ में जाएगी, ये हमेशा डीम टू अक्रूज इंडिया मानी जाएगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगर ये लोन एनआर ने दिया होता किसी रेसिडेंट व्यक्ति को, इसका एग्जाम्पल भी लेंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, इसमें क्या लिखा है वो देख लेते हैं। तो यहां पे भी हमें चेक करना पड़ेगा, चेक वेयर द लोन इज यूटिलाइज्ड, वेयर द लोन इज यूटिलाइज्ड बाय रेसिडेंट। रेसिडेंट कौन, दैट इज बोरोवर, बोरोवर ने ये लोन को कहां यूटिलाइज किया। इट इज यूटिलाइज, अगर मान लीजिए इसको यूटिलाइज किया होता, इट इज यूटिलाइज विद इन इंडिया, भारत में यूटिलाइज किया गया, और आउटसाइड इंडिया। अब अगर भारत में यूटिलाइज किया होता, और वो भी लिख देते हैं फॉर विच पर्पस, भारत में यूटिलाइज किया तो पर्पस क्या था भारत में, तो कहता है फॉर विच पर्पस, तो कहता है एनी पर्पस, कोई भी पर्पस हो, एनी पर्पस, देन सच इंटरेस्ट इनकम, such interest income to non-resident to NR will always be deemed to accrue arise in India। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सिर्फ ये चीजें लिखी हैं सिर्फ कब, जब ये यूटिलाइज इंडिया में किया गया हो तो, और कौन से पर्पस के लिए, तो ये पर्पस है यहाँ पे, दैट इज एनी पर्पस। तो हुआ ये कि एक नॉन रेसिडेंट ने लोन किसको दिया, लोन किसी रेसिडेंट व्यक्ति को दिया, और वो रेसिडेंट व्यक्ति ने उस लोन को कहां यूटिलाइज किया, भारत में यूटिलाइज किया। किस पर्पस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए यूटिलाइज किया हो, ये इंटरेस्ट इनकम जो एनआर के हाथ में जाएगी, वो हमेशा डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। अब उदाहरण के तौर पे सपोज मैंने मेरे फ्रेंड को फोन किया, मेरा फ्रेंड रहता है लंदन में, वो एक एनआर है और मैं एक रेसिडेंट हूं, मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा कि मुझे 5 करोड़ रुपए की सख्त जरूरत है। उसने बोला ठीक है मैं दे देता हूं तुझे, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देगा, मैंने कहा तू बता तेरा क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो उसने कहा कि मुझे कम से कम 10% पर एनम चाहिए, मैंने कहा डन, मिल जाएंगे। तो मैंने 5 करोड़ रुपए लिए, 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट हमारी फिक्स हो गई। अब 1 साल के बाद जब मैं 5 करोड़ पे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट दूंगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे पर एनम के हिसाब से हमारी बात हुई है 10% पर एनम, तो 5 करोड़ का 10% हो जाएगा, दैट इज 50 लाख रुपीस। ये 50 लाख रुपीस ऑफ इंटरेस्ट मुझे उसको देना होगा ईयर एंड पे। जब मैं ये इंटरेस्ट इनकम उसको दूंगा, तो ये इंटरेस्ट इनकम अब उसके लिए डीम टू अक्रू अराइज इंडिया है या नहीं है, तो उसके लिए पहले इसको ये चेक करना पड़ेगा कि एक एनआर है, उसको इंटरेस्ट इनकम हो रही है बाय वे ऑफ ग्रांटिंग एंड एडवांसेस या लोन, उसने मुझे लोन दिया, और लोन किसको दिया, रेसिडेंट को दिया, यानी मैं रेसिडेंट था, मैंने लोन लिया। तो अब जब मेरे फ्रेंड ने मुझे लोन दिया और जब मैंने उसको इंटरेस्ट इनकम दी, तो ये इंटरेस्ट इनकम उसके लिए इंडियन इनकम है या नहीं है, तो उसके लिए पहले अब ये चेक करना पड़ेगा कि उस रेसिडेंट व्यक्ति यानी मैंने उस पैसे को कहां यूटिलाइज किया। तो वो मुझसे पूछेगा कि विशाल उस 5 करोड़ रुपए को आप कहां यूटिलाइज कर रहे हो, इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर। मैंने कहा कि मैंने इंडिया में एक नया बिजनेस लगाया है, मैं वहां यूज कर रहा हूं। ठीक है, अब इंडिया में यूज किया है तो पर्पस चाहे कोई भी हो, बिजनेस लगाने का पर्पस हो, या फिर मान लीजिए मुझे घर बनाना था इसलिए था, या मुझे कुछ और पर्सनल रीजन थे, मैं किसी भी पर्पस के लिए उस पैसे को यूज करूं, और जब मैं इंटरेस्ट दूंगा एनआर को, तो वो एनआर के लिए हमेशा डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा। लेकिन अगर मैं उसको ये कहता कि नहीं ये 5 करोड़ रुपए से मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं लेकिन इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर, तो दिस अमाउंट इज यूटिलाइज्ड आउटसाइड इंडिया,
तो क्या होता, तो देखिए यहां पे क्या लिखा है प्रोविजन में, तो यहां पे हम लिखेंगे अगर ये पैसा इंडिया के बाहर यूटिलाइज होता तो फॉर विच पर्पस, अब भारत के बाहर है तो पर्पस की जरूरत नहीं, फॉर एनी पर्पस, कोई भी पर्पस हो, तो देन सच इंटरेस्ट इनकम टू एनआर will never be deemed, never be deemed, इसको डीम्ड नहीं माना जाएगा, never be deemed to be accrue arise in India, never be deemed to accrue arise in India, मतलब भारत के बाहर यूटिलाइज करने पे वो कभी भी डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। तो अब देखिए ये बहुत बड़ी टैक्स प्लानिंग है यहाँ पे, दैट इज जब एनआर लोन देता है तो वो उसी वक्त पूछ ले रेसिडेंट को कि भैया आप ये पैसे को कहाँ यूज करोगे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो प्लान करेगा। अगर एनआर को पहले ही पता चल जाता कि आर इस पैसे को भारत में यूटिलाइज करेगा और जितना भी इंटरेस्ट देगा उस इंटरेस्ट इनकम को इंडियन इनकम मानी जाएगी बाय द वे ऑफ डीम टू अक्रू अराइज इंडिया। इंडियन इनकम तो है, इंडियन इनकम में किस तरीके से, दैट इज फोर्थ कैटेगरी में डीम टू अक्रू अराइज इंडिया की वजह से। अब अगर वो पैसा इंडिया में यूज नहीं करता, विदेश में यूज करता, तो उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नेवर डीम टू अक्रूज, तो वो डीम टू अक्रूज इंडिया में नहीं आता। तो ये पॉइंट था जब एक किसी रेसिडेंट को लोन दिया जा रहा है एनआर द्वारा। अब बात करते हैं कि अगर ये लोन किसी नॉन रेसिडेंट ने दिया होता किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट को, तो क्या होता, तो अगेन यहां पे भी हम यही लिखेंगे, चेक वेयर द लोन is utilized by एनआर, और ये एनआर कौन है अभी, तो एनआर ने एनआर को लोन दिया, तो ये वाला कौन सा एनआर है, ये एक बोरोवर वाला एनआर है। तो ये चेक करना पड़ेगा कि ये एनआर ने इस लोन को कहां यूटिलाइज किया। अगेन वही सेम दो कॉलम, विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। आपने इंडिया में यूटिलाइज किया कि इंडिया के बाहर यूटिलाइज किया। अगर आपने इंडिया में यूटिलाइज किया तो फॉर विच पर्पस, ये भी चेक कर लेना चाहिए। तो अब कौन से पर्पस के लिए, दैट इज पर्पस, फॉर विच पर्पस, अर्निंग, अर्निंग पर्पस या फिर नॉन अर्निंग पर्पस। ये इंडिया में तो यूज किया, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि इंडिया में किस पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है, अर्निंग कमाने के लिए, नॉन अर्निंग पर्पस। जैसे इंडिया में मकान बनाने के लिए यूज किया जा रहा है और मकान से कोई इनकम होने वाली नहीं है सपोज, तो ये नॉन अर्निंग हो गया। या इंडिया में ऐसे कोई समाज सेवा काम के लिए खर्च किया जा रहा है, तो ये भी नॉन अर्निंग पर्पस हो गया। तो ये चेक करना जरूरी होगा कि जिस एनआर ने लोन दिया और जिस एनआर को दिया, बोरोवर जो एनआर था, उस एनआर ने अगर ये पैसे को भारत में यूटिलाइज किया तो कौन से पर्पस के लिए, अर्निंग पर्पस के लिए या नॉन अर्निंग पर्पस के लिए। अब अर्निंग पर्पस में भी चेक करना पड़ेगा, फ्रॉम विच सोर्स, अर्निंग में भी कौन से सोर्स, बिजनेस से, प्रोफेशन से, बिजनेस ऑब्लिक प्रोफेशन और अदर सोर्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इतना इंटरेस्टिंग है कि आप कमाने तो अर्निंग पर्पस के लिए तो पैसा इंडिया में यूटिलाइज कर रहे हो, लेकिन नॉन बिजनेस एंड प्रोफेशन, दैट इज अदर सोर्स, या फिर नॉन अर्निंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, या फिर आउटसाइड इंडिया यूटिलाइज कर रहे हो। तो ऐसे केस में ये तीनों ही केस को अगर जब मैं यहां रिप्रेजेंट करूंगा तो यहां लिखूंगा देन सच इंटरेस्ट इनकम टू एनआर will never be deemed to be accrue arise in India। अब आप समझ गए होंगे कि देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आया है। यहां पे लिखा गया है कि अगर एक एनआर ने जब दूसरे एनआर को लोन दिया और वो बोरोवर जो एनआर है उसने उस पैसे को भारत में यूटिलाइज ही नहीं किया,
देखिए ये आउटसाइड इंडिया यूटिलाइज किया, तो आउटसाइड इंडिया जब यूटिलाइज करेगा तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, आउटसाइड इंडिया यूटिलाइज करेगा तो ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल है। अगर वो इंडिया में यूटिलाइज कर रहा है लेकिन नॉन अर्निंग पर्पस के लिए, तो नॉन अर्निंग पर्पस के लिए भी ये अगेन वाला पॉइंट एप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर वो अर्निंग पर्पस के लिए यूटिलाइज कर रहा है लेकिन अदर देन बिजनेस एंड प्रोफेशन, दैट इज अदर सोर्स की अर्निंग की वजह से, तो वो अगेन वापस ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया, ये इस तरह से हो गया कि अगर एनआर ने वो पैसा भारत में यूटिलाइज किया है और भारत में अर्निंग पर्पस के लिए, वो भी अर्निंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो ही अब क्या होगा, ऐसे केस में मुझे यहां पे अब लिखना पड़ेगा, दैट इज देन, इसके नीचे देन इंटरेस्ट इनकम टू एनआर, देन इंटरेस्ट इनकम टू एनआर will be deemed to be accrued arise in India. Will be deemed to be accrued arise in India. तो ये पॉइंट अगेन इंपॉर्टेंट हो गया। तो सिर्फ भारत में यूटिलाइज करना है पैसे का, वो भी अर्निंग पर्पस के लिए, वो भी अर्निंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो ऐसे केस में उस पैसे को डीम टू अक्रूज इंडिया माना जाएगा, उस इंटरेस्ट इनकम को। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको वापस रिकॉल करा दूं। एक एनआर है, वो एनआर अपनी जेब से कुछ लाखों करोड़ों रुपए का लोन देता है, और ये लोन देता है किसको, तो सामने जो बोरोवर है, जो पैसा उधार ले रहा है, या तो वो भारत सरकार होगी, या तो वो एक रेसिडेंट व्यक्ति होगा, या एक वो नॉन रेसिडेंट हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको ये देखना है कि वो तीनों में से कोई भी हो। अगर भारत सरकार है तो फिर ये देखना है कि भारत सरकार ने उस पैसे को यूज किया होगा, तो भारत में यूज किया या भारत के बाहर यूज किया। अब वो भारत में यूज करे या भारत के बाहर यूज करे, इंडियन गवर्नमेंट उस लोन के पैसे को विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया कहीं पे भी यूज करे, और यूज करने के बाद जब इंटरेस्ट इनकम दिया जाएगा उस एनआर को, लेंडर को, तो उस एनआर के हाथ में ये इंटरेस्ट हमेशा डीम टू अक्रूज इंडिया माना जाएगा। बहुत सिंपल था फर्स्ट केस। पर सेकंड केस में हमने क्या देखा कि एनआर ने जब लोन दिया तो ये लोन किसी रेसिडेंट व्यक्ति को दिया। अब ये रेसिडेंट व्यक्ति भी लोन को यूज करता है, अब यूज करने के बाद डेफिनेटली वो इंटरेस्ट देगा एनआर को। अब वो एनआर के हाथ में वो इंटरेस्ट इनकम क्या माननी चाहिए, इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि उस रेसिडेंट व्यक्ति ने उस लोन को कहाँ यूटिलाइज किया। अगर रेसिडेंट व्यक्ति ने उस लोन को यूटिलाइज किया है भारत के अंदर, तो फिर ऐसे केस में वो इंटरेस्ट इनकम परमानेंटली एनआर के हाथ में क्या बन जाएगी, डीम टू अक्रूज इंडिया, क्योंकि वहां पे देखने की जरूरत नहीं है कि किस पर्पस के लिए यूज किया, भारत में यूज किया बस बहुत हो गया। अब कोई भी पर्पस हो, लेकिन अगर रेसिडेंट ने उस पैसे को भारत में यूटिलाइज किया, और भारत में यूटिलाइज करने के बाद जब वो इंटरेस्ट इनकम दिया जा रहा है आर को, तो आर के हाथ में वो इंटरेस्ट इनकम हमेशा डीम टू अक्रूज इंडिया माना जाएगा। अब बात करते हैं, अगर आर ने उस पैसे को इंडिया में यूज नहीं करके विदेश में यूज किया होता, तो बस ये इंटरेस्ट इनकम एनआर के हाथ में कभी भी डीम टू अक्रूज इंडिया नहीं माना जाता। तो ये भी बेटर हो गया सेकेंड वाला केस। अब थर्ड जो बहुत इंटरेस्टिंग है उस पर आते हैं। अब इस थर्ड वाले केस में आप देखते हैं पूरे स्क्रीन के सामने कि क्या हुआ। यहाँ पे एनआर ने अगेन लोन दिया, पर किसको दिया, अब किसी दूसरे एनआर को दिया। तो एक एनआर ने दूसरे एनआर को लोन दिया, तो एक एनआर लेंडर है और एक एनआर बोरोवर है। तो अब ये जो बोरोवर है एनआर, उसने जो लोन यूटिलाइज किया, यूज किया, तो कहां यूज किया, इंडिया के अंदर कि इंडिया के बाहर। अब अगर वो कहता है कि मैंने ये लोन तो इंडिया में यूटिलाइज किया, तो चलिए उसको पूछो कि किस पर्पस के लिए यूज किया, अर्न करने के लिए यानी कमाने के लिए, या अदर देन अर्निंग पर्पस के लिए। वो कहता नहीं, तो मैं तो कमाने के लिए, मैं तो अदर देन अर्निंग पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं। तो ऐसे केस में अब जब वो इंटरेस्ट देगा किसी सामने वाले एनआर को, तो ऐसे केस में उस एनआर के हाथ में ये इंटरेस्ट इनकम डीम टू अक्रूज इंडिया नहीं माना जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर इंडिया में यूज किया पर अर्निंग पर्पस की यूज किया, तो अर्निंग कहां से करने वाले हो आप, बिजनेस से या प्रोफेशन से या किसी अन्य सोर्स से। अगर आप किसी अन्य सोर्स से अगर ये पैसा यू अर्न करने वाले हो, इस लोन से इनकम अर्न करने वाले हो, तो इन दैट केस अगेन आपकी इंटरेस्ट इनकम जो एनआर के हाथ में होगी वो डीम टू अक्रूज इंडिया नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर इंडिया में यूज किया है, अर्निंग पर्पस के लिए यूज किया है, एंड अर्निंग फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन यूज किया है, तो ही ये इंटरेस्ट इनकम लेंडर एनआर के हाथ में डीम टू अक्रूज इंडिया माना जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर एनआर ने इस पैसे को भारत में यूटिलाइज ही नहीं किया होता, विदेश में यूटिलाइज किया होता, तो फिर बात ही खत्म हो गई। तो ये इंटरेस्ट इनकम एनआर के हाथ में कभी भी डीम टू अक्रूज इंडिया नहीं माना जाता। तो आई होप फ्रेंड्स ये वाला कंसेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ये था हमारा क्लॉज नंबर 5। अब आते हैं हम लोग हमारे अगले क्लॉज की तरफ, क्लॉज नंबर 6 की तरफ। फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि ये एक बार आप पॉज करके पूरा प्रोविजन आप भी नोट डाउन कर सकते हैं। हालांकि मैं लंबे टाइम से पुरानी शीट्स भी पेंडिंग पड़ी हुई है,
मैं वो भी आप लोग को मेल कर दूंगा, सॉरी आपके ऐप में अपलोड कर दूंगा, हैंड रिटन नोट्स वाली, तो आप उसको भी जरा देख लेना। पर एक बार आप कॉपी करना चाहें तो आप इस प्रोविजन को देख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये हैंड रिटन में हमने चार्ट बना दिया है, वहां पे भी नोट्स के अंदर भी इजी पैटर्न मिलेगा, लेकिन थोड़ा फर्क रहता है, वो एक थ्योरेटिकल पैटर्न हो जाता है और ये हैंड रिटन में चार्ट वाइज होता है, तो इसका थोड़ा यूटिलाइजेशन आप ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं आपकी पढ़ाई के लिए। यहाँ पे पॉज करके एक बार आप इसको कॉपी कर लेना, फिर मैं आगे का बता देता हूँ आपको इसके बाद। आई होप ये स्क्रीन भी आप एक बार पॉज करके देख लेना पूरा। फिर आते हैं थर्ड कैटेगरी में, हमने जो देखा नॉन रेसिडेंट किस दूसरे नॉन रेसिडेंट को जब लोन देगा तो क्या करना है। ये मैं स्क्रीन इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप इसको पॉज करके आप सारी चीजें कॉपी कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोविजन की तरफ, जो अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये प्रोविजन हमारा दैट इज क्लॉज नंबर 6, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 6। अब इसमें हम पढ़ेंगे रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी इनकम टू एनआर, एनआर को रॉयल्टी इनकम होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स पहले ये समझते हैं कि ये रॉयल्टी इनकम क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय रॉयल्टी। देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट, अगर सपोज आपने कोई असेट जो कि टेंजिबल है, यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल बिल्डिंग हुआ, प्लांट एंड मशीनरी हुआ, जो टेंजिबल असेट, जब आप अपनी टेंजिबल असेट किसी को देते हैं यूज करने के लिए, तो सामने वाला व्यक्ति उसको यूज करेगा और यूज करने के बाद कुछ कंसिडरेशन आपको देगा, क्योंकि उसने आपकी एसेट को यूज किया, और उस कंसिडरेशन को आप किस नाम से बुलाओगे, डेफिनेटली रेंट बुलाओगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये बहुत नॉर्मल है, तो जब भी हम हमारी टेंजिबल एसेट किसी को यूज करने के लिए देते हैं, तो सामने वाला हमें यूज करने के बदले में एक छोटा सा कंसिडरेशन देता है, जिसका नाम होता है दैट इज रेंट। ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए मेरे पास कोई टेंजिबल नहीं, कोई इनटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, नो हाउ, तो जब मैं मेरी कोई इनटेंजिबल एसेट सामने वाले को यूज करने के लिए दे रहा हूं, बेच नहीं रहा हूं, सिर्फ यूज करने के लिए दे रहा हूं, तो जब मैं उसको यूज करने के लिए दूंगा अपनी इनटेंजिबल एसेट, तो अगेन सामने वाला भी इनटेंजिबल एसेट को यूज करेगा, कुछ तो कंसिडरेशन मुझे देगा ना। तो उस कंसिडरेशन को मैं किस नाम से बुलाऊंगा, तो उस कंसिडरेशन को मैं बुलाऊंगा रॉयल्टी के नाम से। तो पहले अपने दिमाग में ये पॉइंट क्लियर कर लेना कि रॉयल्टी मीन्स व्हाट। जनरली कई बार बच्चों को पूछा रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, तो मीनिंग तो नहीं समझाते, वो एग्जाम्पल दे देते हैं। सर अगर एक ऑथर अपनी बुक किसी को देता है प्रिंट करने के लिए, तो सामने वाला पब्लिशर उसको रॉयल्टी देता है। तो दिस इज नॉट द डेफिनेशन, दिस इज अ मीनिंग। एग्जांपल आपने समझा दिया, आपने अभी तक मीनिंग और डेफिनेशन नहीं समझा। मीनिंग बहुत सिंपल सा है, डेफिनेशन बहुत सिंपल सा है, दैट इज रॉयल्टी इज नथिंग बट द कंसिडरेशन फॉर यूजिंग इंटेंजिबल एसेट्स। whenever we use any intangible asset of any assessee, तो हमें उसको कुछ कंसिडरेशन देना पड़ता है, उस कंसिडरेशन का नाम होता है रॉयल्टी। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी कि रॉयल्टी होती क्या है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, रॉयल्टी इनकम किसके हाथ में आ रही है, एनआर के हाथ में। तो ये बात तो साफ हो गई, एनआर के हाथ में कुछ न कुछ इंटेंजिबल असेट था, उसने वो इंटेंजिबल असेट किसी को सामने वाले को दिया यूज करने के लिए, तभी तो उस एनआर के हाथ में क्या आ रही है, रॉयल्टी इनकम आ रही है, वरना क्यों आती। चलिए तो देखते हैं ऐसा क्या था और इसने किसको दिया। तो अब ये एनआर क्या कर रहा है, अब देखिए एनआर के हाथ में रॉयल्टी इनकम आ रही है, तो यहाँ पे भी हम प्रोविजन वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे हमने ऊपर वाला प्रोविजन स्टार्ट किया था। एसएससी एक एनआर है, ये कहता है कि हैव अर्न ए रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी इनकम अर्न करी है एनआर ने। अब ये रॉयल्टी इनकम कैसे अर्न करी है, रॉयल्टी इनकम अर्न करी है फ्रॉम लेटिंग आउट इंटेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स को लेट आउट करने पे ये रॉयल्टी इनकम उसको आ रही है, पर किसको, टू होम। तो यहाँ पे भी अगेन हमारे सामने तीन चीजें बन जाएगी, जैसे लोन देने से आपको इंटरेस्ट इनकम हुई, पर वो लोन आप आखिर आपने दिया किसको। उसी तरह से यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट अगर आपने किसी को यूज करने के लिए दी है, तो किसको दी है, तो यहाँ पे पहला नाम आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसी तरह से दूसरा नाम आएगा रेसिडेंट,
और तीसरा नाम आएगा दैट इज नॉन रेसिडेंट, एनआर। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी वही सेम चीज हमें जो देखने को मिली थी बिल्कुल हुबहू वैसी ही है। अब यहां पे हमें देखना पड़ेगा कि चेक वेयर सच इनटेंजिबल असेट। देखिए फ्रेंड्स, मैं इनटेंजिबल असेट को मैं आईपीआर भी बोल सकता हूं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसलिए मैं यहां लिख देता हूं इंटेंजिबल असेट की जगह यहाँ पे ब्रैकेट में आईपीआर। आईपीआर का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूड्स ऑल द काइंड ऑफ इंटेंजिबल असेट्स इंक्लूडिंग सर्टेन स्पेसिफिक assets also which has been recognized by the government। तो यहाँ पे आईपीआर की एक लंबी लिस्ट होती है, पर अगर आप उस लिस्ट को देखें तो तकरीबन सभी तरह की इंटेंजिबल असेट इसमें कवर्ड हो जाती है। तो अब यहाँ पे आईपीआर आपने कहाँ यूटिलाइज किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस आईपीआर को कहाँ यूज किया, पहले वो चेक करना पड़ेगा। वे सच आईपीआर इज बिन यूटिलाइज, कहाँ यूटिलाइज किया, इन इंडिया, भारत के अंदर, या आउटसाइड इंडिया। अब वहां पे दोनों को कनेक्ट करके वही चीज लिखेंगे, वेर एवर इट इज बिन यूज, कहीं पे भी यूज करो, रॉयल्टी इनकम टू एनआर will always be deemed to accrue or arise in India। आई होप फ्रेंड ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, भारत सरकार ने उस इंटेंजिबल एसेट को कहीं पे भी यूज किया, कहीं पे भी, चाहे भारत में या भारत के बाहर, उस रॉयल्टी इनकम को एनआर के हाथ में हमेशा ये माना जाएगा कि वो डीम टू अक्रू अराइज इंडिया है, विल ऑलवेज बी डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया। तो सच रॉयल्टी इनकम टू एनआर विल ऑलवेज बी डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया। ये तो पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं कि अगर एनआर ने ये इनटेंजिबल एसेट किसको दी होती, किसी रेसिडेंट को दी होती, तो क्या करते, तो भी चेक कर लेते। चेक वेयर सच आईपीआर इज बिन यूटिलाइज, ये आईपीआर कहां यूटिलाइज किया गया वो देखेंगे। अगेन वही, इन इंडिया, भारत में या भारत के बाहर, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अब देखिए यहां पे भी लगभग वही की वही चीज हो रही है। यहां पे लिखा है फॉर विच पर्पस, यहाँ पे हमने देखा कि पूछा कि कौन से पर्पस के लिए, तो अगेन आंसर मिलता है एनी पर्पस, कोई भी पर्पस के लिए यूज करो। सच रॉयल्टी इनकम, सच रॉयल्टी इनकम टू एनआर will always be deemed to accrue arise in India। deemed to accrue arise in India, ये हमेशा deemed to accrue arise in India माना जाएगा। तो देखिए ये बहुत अगेन इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर ये इंटेंजिबल असेट किसी रेसिडेंट ने यूज किया, भारत में यूज किया, और किस पर्पस के लिए यूज किया वो देखने की जरूरत नहीं, भारत में यूज किया वही सफिशिएंट है। अब पर्पस चाहे कुछ भी हो, वो ये रॉयल्टी इनकम एनआर को जो मिली है, ये रॉयल्टी इनकम हमेशा डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा। तो आप सोचो कि सर अभी तक तो वही की वही सेम प्रोविजन रिपीट हो रहा है जैसे इंटरेस्ट के केस में था, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, लेकिन चेंज कहाँ होगा वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगर ये रेसिडेंट ने इस इंटेंजिबल एसेट को इंडिया के बाहर यूटिलाइज किया होता तो फिर देन सच रॉयल्टी इनकम, सच रॉयल्टी इनकम टू एनआर क्या हो जाता, विल नेवर बी डीम, will never be deemed to accrue arise in India। इसको कभी भी डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया नहीं माना जाता, कभी भी नहीं माना जाता। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितना इंटरेस्टिंग है, सेम टू सेम अभी तक प्रोविजन चल रहा है, लेकिन
बहुत जल्दी आपको अभी चेंज देखने को मिलेगा। तो देखिए अभी क्या देखने को मिलेगा चेंज। अब आते हैं एनआर पे। अब एनआर पे स्थिति थोड़ी सी बदलने वाली। अब देखिए एनआर के केस में जब हम देखेंगे कि भाई अगर एक एनआर ने दूसरे एनआर को इंटेंजिबल एसेट्स दिया और ये जो रिसीवर एनआर है, ये रिसीवर एनआर ने क्या किया, उसके ऊपर रॉयल्टी पे करी। किसको? सामने वाले एनआर को जिसने ये इंटेंजिबल एसेट दी। तो ये रॉयल्टी इनकम उसके लिए डीम्ड टू अकर इंडिया मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? तो देखिए अब यहाँ पे भी हमें वही चेक करना पड़ेगा। चेक वेयर सच आईपीआर इज बिन यूटिलाइज। इस आईपीआर को आपने कहा यूटिलाइज किया? भारत में, इन इंडिया, या फिर आउटसाइड इंडिया? अब देखिए अगर आपने भारत में यूटिलाइज किया है तो एक एनआर ने दूसरे एनआर को इंटेंजिबल एसेट दी। अब ये जो रिसीवर एनआर है उसने इस इंटेंजिबल एसेट को इंडिया में यूटिलाइज किया। तो फॉर विच पर्पस? इंडिया में हम देखेंगे उधर भी ऐसे ही था, विच पर्पस। तो पर्पस क्या था? अर्निंग और नॉन अर्निंग। तो यहां पे भी वही बनाते हैं, अर्निंग पर्पस या फिर नॉन अर्निंग पर्पस। फिर क्या लिखा था हमने कि अगर अर्निंग पर्पस है तो फिर अर्निंग पर्पस में क्या सोर्स है, फ्रॉम विच सोर्स? तो फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन तो फ्रॉम मतलब सोर्स क्या रहेगा? तो यहां पे फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन सोर्स और अदर सोर्स। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यहां पे आने वाली है फ्रेंड्स। अगर बिजनेस प्रोफेशन है तो वहां पे हमने क्या लिखा था? तो देन रॉयल्टी इनकम टू एनआर विल बी डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया। अभी तक तो वही की वही सेम चल रहा है, वहां पे भी ऐसे ही था, डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया। बराबर फ्रेंड्स। लेकिन अदर सोर्स के लिए भी सेम टू सेम अप्लाई हो जाएगा। यानी अगर अदर सोर्स के लिए भी अगर आपने रॉयल्टी पे की है, मतलब उदाहरण के तौर पे एक एनआर ने अपनी इंटेंजिबल एसेट दूसरे एनआर को दी। अब ये जो रिसीवर एनआर है उसने उस इंटेंजिबल को लिया और भारत में यूटिलाइज कर लिया। भारत में जब यूज किया, हमने पूछा कि कमाने के लिए यूज कर रहा है या अदर देन अर्निंग पर्पस के लिए। उसने बोला नहीं, मैं कुछ पैसे कमाऊंगा इसको यूज करके, तो अर्निंग पर्पस के लिए। हमने कहा वो अर्निंग पर्पस बिजनेस से है, प्रोफेशन से, या अदर सोर्स से? अब चाहे वो बिजनेस से हो, प्रोफेशन या अदर सोर्स भी हो, अब ये इंटरेस्ट इनकम जो एनआर के हाथ में जाएगी, लेंडर एनआर के हाथ में, तो ऐसे केस में उस एनआर के लिए ये रॉयल्टी इनकम डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा। पिछले इसके पहले वाले प्रोविजन में अदर सोर्स वाले को हम नॉट डीम टू अक्रू अराइज इंडिया मान रहे थे, पर यहां पे अब हम क्या मानेंगे? डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया। तो ये जो एरो मार्क यहां पे जा रहा है इसके साथ जो लिंक हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब बात करें कि अब इसमें क्या होगा। तो देखिए इन दोनों केसेस में, अब इन दोनों केसेस में देन रॉयल्टी इनकम टू एनआर will never will never be deemed to accrue arise in India। तो देखिए ये फर्क है। वहां पे तीन सिचुएशंस ऐसी आ रही थी जहां पे डीम टू अक्राइज इंडिया नहीं मानी जा रही थी, पर अब यहाँ पे सिर्फ दो ही, एक तो भारत के बाहर यूटिलाइज किया तो, और दूसरा दैट इज आपने भारत में यूटिलाइज किया लेकिन नॉन अर्निंग पर्पज के लिए तो ही। अब अर्निंग में चाहे बिजनेस हो या अदर हो, दोनों को हमने मान लिया डीम टू अक्राइज इंडिया। तो ये एक अच्छा चेंज था जो आप अगर पुराने रिवाइंड करेंगे वापस लेक्चर को तो आप देख सकते हैं वहां पे हमने क्या लिखा था और यहाँ पे ये क्या चेंज है। तो वहां पे ये एक दो ये अदर सोर्स वाले को भी हम नेवर डीम टू अक्रेज इंडिया मान रहे थे, पर अब सिर्फ इन दोनों सोर्सेस को, दैट इज दिस वन और दिस वन, इन दोनों को ही हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये प्रोविजन भी मैं थोड़ा सा स्मॉल करके आपके सामने रख देता हूं, जरा इसको देख लीजिए अच्छे से। इसको आप कॉपी कर सकते हैं पॉज करके। ये तीन बाइफिकेशन बना दीजिएगा, फिर इधर पॉज कर लेना, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे देख लेते हैं।
तो यहाँ पे देख लीजिए आप रेसिडेंट के केस में, इसको आप पॉज करके लिख लेना। ये रेसिडेंट का केस है पूरा, फिर पूरा नॉन रेसिडेंट का केस यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने, इधर इस जगह पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला प्रोविजन भी कंप्लीट है। तो हमने क्लॉज नंबर 5 कर लिया, क्लॉज नंबर 6 कर लिया। अब हम चलते हैं क्लॉज नंबर 7 की तरफ। अब 7 बहुत आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ज्यादा कुछ उस पर नया मुझे बताना नहीं है। अब देखिए क्लॉज नंबर 7 क्या है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 7। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे क्लॉज नंबर 7 का नाम है दैट इज एफटीएस इनकम टू एनआर। अभी एफटीएस का फुल फॉर्म होता है फी फॉर टेक्निकल सर्विस, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। अब देखिए हुआ क्या, यहां पे इस प्रोविजन में क्या देखने को मिलेगा अपन को। ये एफटीएस क्या होता है, देखिए टेक्निकल जो चीजें होती हैं या टेक्निकल इक्विपमेंट्स कहते हैं, टेक्निकल पर्सन होते हैं बेसिकली, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियंस हैं या कोई टेक्नीशियंस हैं। तो ये जो टेक्निकल पर्सन होते हैं, जब ये लोग अपनी सर्विसेज देते हैं तो इनको हमें चार्ज देना पड़ता है, कुछ सर्टन फीस देनी पड़ती है, बिकॉज दे आर गिविंग अस सर्विसेज। तो ये फर्क है, प्रोफेशनल आदमी को देगा तो हम उसको प्रोफेशनल फी बोलते हैं, यहाँ पे टेक्निकल पर्सन है और हम टेक्निकल पर्सन को जब कोई अमाउंट देते हैं हम टेक्निकल फी बोलते हैं। तो पूरा नाम हो जाता है फी फॉर टेक्निकल सर्विस। तो अब एक टेक्निकल बंदा है और वो कौन है, एक एनआर है। उस एनआर ने अपनी कोई टेक्निकल सर्विसेज दी, किसको दी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या किसी रेसिडेंट को या किसी नॉन रेसिडेंट को, वही हमारे 3 केस। तो जब एक एनआर जो कि एक टेक्निकल बंदा है वो अपनी टेक्निकल सर्विसेज दे रहा है भारत सरकार को, रेसिडेंट को या नॉन रेसिडेंट को, और ये टेक्निकल सर्विसेज देने के बाद हम क्या करेंगे, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट हो, क्या करेंगे, हम उनको उसकी फी देंगे, उसका रिवॉर्ड देंगे। तो ये जो फी देंगे तो वो फी उसके लिए क्या बन जाएगी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, वो एनआर के हाथ में जाके कहलाएगी एफटीएस। अब वो एफटीएस वाली इनकम उसके हाथ में, क्या वो डीम टू अक्रूअराइज इन इंडिया है या नहीं है। तो अगेन इसके लिए वही सेम चीज, तो यहां पे मैं सिर्फ इतना लिखना चाहूंगा कि सेम टू सेम एज डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 6। अभी जो क्लॉज नंबर 6 जहां पे हमने रॉयल्टी के लिए पढ़ा था, बिल्कुल हूबहू वैसा क्या ही वैसा सेम टू सेम आपको यहाँ पे समझना है। मैं आपको समझाता हूँ। तो एक एनआर है, वो एक टेक्निकल पर्सन है, उसने क्या किया, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मतलब भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टेक्निकल सर्विसेज दी। अब जब टेक्निकल सर्विसेज दी तो भारत सरकार उसको फी देगा, बिल्कुल फी देगा, उसको फी दिया भी। अब सवाल ये उठता है कि उसके हाथ में जो फी आएगी क्या वो डीम टू अक्रूअराइज इंडिया है या नहीं है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूछना पड़ेगा कि आपने ये टेक्निकल सर्विसेज का यूज कहाँ लिया, भारत में यूज लिया या भारत के बाहर लिया। तो अब आंसर आता है कहीं पे भी इसका यूज लिया हो। अब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपने ये सर्विस दी है, यानी टेक्निकल बंदे ने ये सर्विस भारत सरकार को दी है, अब भारत सरकार ने उसको एफटीएस दिया, तो अब ये एफटीएस उस एनआर के हाथ में हमेशा ऑलवेज डीम टू अक्रूअराइज इंडिया माना जाएगा। ठीक उसी तरह से एक एनआर टेक्निकल बंदे ने अपनी टेक्निकल सर्विसेज किसी रेसिडेंट को दी, अब रेसिडेंट ने उस टेक्निकल सर्विसेज के बदले में क्या दिया, एफटीएस दिया उसको। अब वो एफटीएस उसके लिए डीम टू अक्रूअराइज इंडिया है या नहीं है, तो हमें रेसिडेंट को पूछना पड़ेगा कि तुमने ये एफटीएस की सर्विसेज कहाँ यूज की, भारत में या भारत के बाहर। अगर भारत के बाहर यूज की तो फिर ये एफटीएस कभी भी उस एनआर के हाथ में डीम टू अक्रूअराइज इंडिया नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आर ने इस सर्विसेज को इंडिया में यूटिलाइज किया तो किस पर्पस के लिए, अब पर्पस देखना होगा, अर्निंग या नॉन अर्निंग, नॉन अर्निंग या अर्निंग, चाहे कुछ भी हो, अब ये एफटीएस इनकम एनआर के हाथ में हमेशा डीम टू अक्रूअराइज इंडिया माना जाएगा। सेम वही पैटर्न, ये तो कॉमन है, 5 में भी था, 6 में था, 7 में भी वैसे के वैसे आ गया। बात आती है नॉन रेसिडेंट, क्लॉज 5 में नॉन रेसिडेंट के लिए अलग था, क्लॉज 6 में नॉन रेसिडेंट के लिए अलग था। अब क्लॉज 7 तो सेम टू सेम क्लॉज 6 जैसे ही है, तो क्या कैसे पढ़ेंगे हम इसको। तो एक एनआर ने दूसरे एनआर को टेक्निकल सर्विसेज दी, अब वो जो एनआर जिसने टेक्निकल सर्विस ली, अब वो सामने वाले एनआर को फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे कर रहा है। अब जिसके हाथ में ये इनकम आई उसके लिए वो डीम टू अक्रूअराइज इंडिया है या नहीं है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस एनआर ने ये टेक्निकल सर्विसेज ली है ना,
उससे पूछेंगे कि तुमने ये सर्विसेज भारत में यूज की या भारत के बाहर यूज की। अगर वो कहता है कि ये सर्विस हमने भारत के बाहर यूज की तो फिर बात ही खत्म हो गई, फिर तो ये टेक्निकल सर्विसेज कभी भी डीम्ड टू ऑपरेट इंडिया नहीं मानी जाएगी। लेकिन उस एनआर ने ये टेक्निकल सर्विसेज का इस्तेमाल भारत में किया, उसने उसको यूज किया भारत में, तो भारत में यूज किया तो किस पर्पज के लिए यूज किया वो देखना होगा, अर्निंग या नॉन अर्निंग। और वो कहता है कि अर्निंग पर्पज, ठीक है। अब वो अर्निंग पर्पज में चाहे बिजनेस प्रोफेशन हो या एनी अदर सोर्स हो, ये दोनों ही केस में आप जब ये फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज सामने वाले एनआर को दोगे तो सामने वाले एनआर के हाथ में ये इनकम डीम्ड टू ऑपरेट इंडिया मानी जाएगी। लेकिन अगर नॉन अर्निंग पर्पज के लिए आपने यूज में ली होती है सर्विसेज को और फिर आपने एफटीएस दिया होता तो ये एफटीएस उस एनआर के हाथ में कभी भी डीम्ड टू ऑपरेट इंडिया नहीं माना जाएगा। आई होप आपको ये मेरी बात सारी समझ में आ गई। नहीं समझ में आई तो वापस रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए, 2 बार 3 बार सुन लीजिए, आपको प्रोविजन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से क्लॉज नंबर 5, 6, 7 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे कंप्लीट हुए। अब लास्ट प्रोविजन आज का, और ये आज जो प्रोविजन बता रहा हूं क्लॉज नंबर 8, ये रिसेंट अमेंडमेंट है फाइनेंस एक्ट 19 का पहली बार। अब देखिए ये क्लॉज नंबर 8 क्या कहता है। इनकम टू एनआर by way of gift etc from resident person in India। अब ये प्रोविजन क्या है उसके बारे में आते हैं। देखिए अब यहां पे कहता है कि भाई जो एसएससी है ये एक एनआर है और आगे लिखा है हैज रिसीव्ड गिफ्ट ऑब्लिक असेट्स फॉर लोअर कंसिडरेशन। तो एसएससी एक एनआर है, उसने रिसीव किया है गिफ्ट या कोई असेट लोअर कंसिडरेशन में, कवर्ड अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 10। जो 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 10 है उसके अंदर वो कवर्ड हो रहा है। ये जो गिफ्ट वाली जो बात है ना ये उसके अंदर कवर्ड हो रही है। मतलब कहने का मतलब एक एनआर उसको गिफ्ट मिल रहा है या कोई असेट मिल रही है लोअर कंसिडरेशन में, और ये गिफ्ट और लोअर कंसिडरेशन में जो चीजें मिल रही है, असेट मिल रही है, वो 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में कवर्ड है। तो पहला पॉइंट एसएससी एनआर होना चाहिए, दूसरा उसने ये रिसीव किया है। तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो डोनर है बेसिकली, क्योंकि ये जो एनआर है जिसको मिल रहा है ये तो रिसीवर हो गया और इसको हम बोलेंगे डोनी। डोनी का मतलब डोनर जो देने वाला, गिफ्ट देने वाला वो डोनर, गिफ्ट प्राप्त करने वाला वो डोनी। तो यहाँ पे एसएससी एनआर है, उसको गिफ्ट मिल रहा है तो ये हमारा एसएससी बन गया। अब जो डोनर है वो डोनर कौन होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। तो ऐसे केस में जब ये तीनों बातें फुलफिल हो रही है, मतलब डोनर रेसिडेंट है और डोनी जिसको गिफ्ट मिल रहा है वो नॉन रेसिडेंट है, और उसको क्या मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है या कोई एसेट मिल रही है लोअर कंसिडरेशन पे जिसके ऊपर 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 एप्लीकेबल हो रहा है, तो कवर्ड अंडर 56 2 क्लॉज 10 होना भी चाहिए। तो ये जो सारी बातें फुलफिल होती है तो ऐसे केस में देन सच इनकम फ्रॉम गिफ्ट ऑब्लिक असेट from lower consideration will be deemed to accrue arise in India। deemed to accrue arise in India। तो देखिए फ्रेंड्स ये बहुत सिंपल सा प्रोविजन है, इसको मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। तो जब भी किसी एनआर को आर से अगर कोई गिफ्ट या कोई एसेट मिल रही है लोअर कंसिडरेशन में, और ये गिफ्ट लोअर कंसिडरेशन सेक्शन 56 क्लॉज 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 के अंदर अगर कवर्ड होती है, तो फिर ये होने इस एसेट से या इस गिफ्ट से होने वाली इनकम उस एनआर के हाथ में हमेशा डीम्ड टू ऑपरेट इंडिया माना जाएगा। अब मैं आपको अदर भी समझाता हूँ। आमतौर पर अभी तक क्या होता था कि अगर कोई आर
अगर आर जैसे सपोज मैं एक रेसिडेंट हूँ और मेरा भाई जो पिछले 25 साल पहले ही सपोज लंदन चला गया था रहने के लिए, वहीं पे कमा रहा है, वहीं पे अर्न कर रहा है, अब मैं वो एक एनआर है, मैंने कोई एसेट उसको गिफ्ट करी, मैंने कोई भी एसेट उसको लोअर कंसिडरेशन में सेल किया, तो ऐसे केस में क्या होगा, उसके हाथ में जब इनकम, क्योंकि गिफ्ट एक इनकम है, उसके हाथ में जब वो इनकम होती थी, उस इनकम को कभी भी डीम टू अक्राइज इंडिया नहीं माना जाता था, क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन था ही नहीं, वो इंडियन इनकम में आता ही नहीं था, तो उस एनआर के हाथ में उस इनकम पे कभी टैक्स नहीं लिया जा पाता था। और ऐसे केस में अब जब ये प्रोविजन आ चुका है, तो अब उसके लिए वो इनकम डीम टू अक्राइज इंडिया माना जाएगा, और जैसे ही वो इनकम डीम टू अक्राइज इंडिया माना जाएगा, तो उस एनआर के लिए वो बन जाएगी इंडियन इनकम, और एनआर के लिए अगर कोई इनकम इंडियन इनकम बन जाती है, तो फिर उस एनआर को उस इंडियन इनकम पे टैक्स देना जरूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्लॉज नंबर 8, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही रिसेंट प्रोविजन है, इसके बारे में आपको जरूर ध्यान रखना होगा। तो आई होप आज की क्लास के जो सारे चारों प्रोविजन आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब कल की क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, और कल की क्लास थोड़ी बड़ी भी होगी, क्योंकि इसमें पूरा क्लॉज 1 हमें खत्म करना है। अब वो चाहे 1 घंटे में खत्म हो या 2 घंटे में, कल पूरा क्लॉज 1 हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और कोई भी डाउट लगे तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।